अलैकुम नाज़रीन, मैं हकीम अब्दुल माजिद फाजिल तिब व जराहत अपने चैनल हर पल सेहत की तरफ से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। नाज़रीन, इस वीडियो में मैं आपको तब मुहर्रका के बारे में बताऊंगा कि ये किस तरह फैलता है, इसकी अलामात क्या होती हैं और इस बुखार से किस तरह महफूज रहा जा सकता है। इस बुखार को मियादी बुखार भी कहते हैं और टाइफाइड भी कहते हैं। इस बुखार की वजह से आंतों में ख़ास तौर पर सोजिश पैदा हो जाती है और ये बुखार कई दिनों तक रहता है। ये बुखार ज़्यादातर मौसम गर्मा और ख़िज़ां के मौसम में होता है। इन्हीं मौसमों में आंतों के दीगर अमराज भी पैदा होते हैं और इसी मौसम में ये बुखार भी लाहक हो जाता है। इस बुखार का सबब एक ख़ास किस्म का जरसूमा भी होता है। नाज़रीन, अब बात करते हैं इस बुखार की अलामात की। जब ये बुखार होने लगता है तो आहिस्ता आहिस्ता शुरू होता है। कुछ दिन पहले मरीज़ को दर्द और थकावट सी महसूस होती है और तबीयत ख़राब सी मालूम होती है। इसके अलावा और कोई ख़ास किस्म की तकलीफ़ वगैरह नहीं होती। इसके बाद बुखार शुरू होता है। एक हफ्ता तक बुखार आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता रहता है और इसके बाद मुसलसल और मुतवातर रहता है। यानी शुरू में एक हफ्ता तक ये बुखार शिद्दत में कम होता है, लेकिन एक हफ्ता बाद इसमें तेज़ी आ जाती है, मगर सुबह के वक्त हल्का हो जाता है। इस बुखार में कमज़ोरी बहुत ज़्यादा लाहक हो जाती है, क्योंकि आम तौर पर ये बुखार 10 दिन से लेकर 6 हफ्तों तक रहता है, इसलिए नकात बहुत ज़्यादा महसूस होती है और कमज़ोरी रोज़ बरोज़ बढ़ती रहती है। अक्सर इस मर्ज़ में नाज़रीन दस्त या असहाल शुरू हो जाते हैं और बाज़ औक़ात कब्ज़ की शिकायत भी हो जाती है। नब्ज़ हरारत के मुकाबले में आहिस्ता चलती है। इसके अलावा मैदे में दर्द होता है, सर में भी दर्द होता है, खांसी शुरू हो जाती है और भूख बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। नाज़रीन, ये थी कुछ इसकी अलामात। नाज़रीन, अब बात करते हैं इसके फैलाव की कि ये बुखार किस तरह फैलता है। जब इस मर्ज़ के जरासीम किसी शख्स में मुंह के ज़रिए जिस्म में दाखिल होते हैं तो वो आंतों पर हमला आवर होते हैं और आदमी को बुखार में मुब्तला कर देते हैं। ये जरासीम मरीज़ के पेशाब और पाखाने में पाए जाते हैं। अगर मरीज़ इस मर्ज़ से सेहतयाब भी हो जाए तो कुछ मुद्दत तक इस मर्ज़ के जरासीम मरीज़ के पाखाने में मौजूद रहते हैं। बाज़ औक़ात ये जरासीम तंदुरुस्त आदमियों के पाखाना में भी मौजूद होते हैं। इन अफराद को तब मुहर्रका के तंदुरुस्त हामिल अफराद कहा जाता है। इसके अलावा नाज़रीन, ये जरासीम पानी, खुराक या बराह रास्त मक्खियों के ज़रिए भी तंदुरुस्त आदमी में दाखिल हो जाते हैं और उनको बीमार कर देते हैं। नाज़रीन, अब बात करते हैं इसकी रोकथाम की, यानी इसकी रोकथाम के लिए क्या इक़दामात होने चाहिए या क्या इक़दामात करने चाहिए। सबसे पहले नाज़रीन, बीमार को तंदुरुस्त अफराद से अलग करके अलहदा कमरे में रखा जाए।
بیمار کے پیشاب پاخانہ کو ایسے برتن میں رکھنا چاہیے جس میں فینائل اور ان بجھا چونا ڈالا گیا ہو اور بعد میں اس فضلہ کو جلا دیا جائے۔ مریض کے زیر استعمال برتنوں کو علیحدہ رکھنا چاہیے۔ استعمال کرنے کے بعد ان کو پانی میں اچھی طرح ابال لینا چاہیے۔ بیمار کے تھرمامیٹر کو کوئی اور دوسرا تندرست آدمی استعمال نہ کرے اور اس کو ہمیشہ ایسی شیشی میں رکھنا چاہیے جس میں 20% طاقت کا کاربالک سلوشن موجود ہو اور شیشی کی تہہ میں روئی موجود ہونی چاہیے۔ مکھیوں کو خاص طور پر کمروں میں داخل نہ ہونے دیا جائے اور کھانے پینے کی چیزوں کو مکھیوں سے محفوظ رکھا جائے۔ ناظرین، مریض کی صحت یابی کے بعد بھی 6 ہفتوں تک ان ہدایات پر عمل کرنا ضروری ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین، جس موسم میں بخار پھیلنے کا خطرہ ہوتا ہے، یعنی موسم گرما اور موسم خزاں، تو اس موسم میں ہر ایک کو چاہیے، خواہ وہ بچہ ہو یا جوان ہو یا بوڑھا ہو، دودھ کو ابال کر پی لینا چاہیے۔ پھلوں اور سبزیوں کو کھانے سے پہلے سرخ پانی، جس کو پرمیگنیٹ لوشن کہتے ہیں، اس سے دھو لینا چاہیے اور خوراک ہمیشہ تازہ اور گرم کھانی چاہیے۔ ناظرین، یہ تھا میادی بخار کے بارے میں اس بخار کا مختصر سا تعارف۔ امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی اور آپ کے علم میں اضافے کا باعث بنے گی۔ اس مرض سے متعلق ناظرین مجرب اور آسان اور مستند نسخہ جات انشاءاللہ آنے والی ویڈیو میں پیش کروں گا۔ اگر آپ ان نسخوں تک رسائی چاہتے ہیں تو آپ میرے چینل ہر پل صحت کو سبسکرائب کر دیں اور بیل کا آئیکن بھی دبا دیں تاکہ آنے والی نئی ویڈیو آپ کو وقت پر مل سکے۔ اب ناظرین اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔